नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। माँ, थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। आप तो जानती हैं रिया का स्वभाव कितना तेज है। वह जुबान की कड़वी है परंतु दिल की बहुत अच्छी है। वैसे भी अभी वह इस घर में नई है। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए, उसके लिए यह घर नया है। फिर आप उसकी सास हो, आप नहीं समझोगे तो उसे कौन समझेगा। फिर रजत अपने पिताजी की तरफ देखते हुए बोला, बाबूजी समझाइए ना माँ को, थोड़े दिन के लिए एडजस्ट कर ले, फिर रिया खुद ही समझदार हो जाएगी। हम आपके बहू बेटा हैं, कोई गैर तो नहीं। मदन जी के कानों में बेटे रजत के यह शब्द गूंज रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रात की खामोशी में रजत के शब्दों ने उनके मन में भूचाल ला दिया था। मदन जी ने एक नज़र गहरी नींद में सोई कमला जी पर डाली, फिर उठकर बालकनी में आ गए। समझौता कितना छोटा शब्द है, लेकिन समझौता करने वाले की जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है यह कोई नहीं समझता। एक बार अगर किसी ने समझौता कर लिया तो हर बार उसे ही झुकाया जाता है, उससे ही समझौते की आशा की जाती है। संसार का यही नियम है, जो झुक जाता है लोग उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। कमला ही क्यों झुके? पहले सास, फिर देवर देवरानी और आज अपने बेटा बहू भी उसे ही समझौते की उम्मीद कर रहे। लेकिन किसी ने कमला जी किसी के लिए कोई समझौता नहीं किया। बार बार एक ही प्रश्न दिमाग में उठ रहा था। मदन जी अतीत की गहराइयों में जाने लगे। जब उनकी शादी हुई थी, कमला लाल सुर्ख जोड़े में गाड़ी से उतरी तो नई बहू आ गई, शोर मच गया था। कमला ने हजारों सपने सजाए ससुराल में कदम रखा। मदन जी सरकारी कर्मचारी थे। कमला जी खुश थी, वह अच्छा जीवन व्यतीत करेगी, पति उसकी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। कहने से पहले इच्छित वस्तु उसके कदमों में होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंदे और रिश्ते में भाभियों ने मजाक करते हुए, गीत गाते हुए नव वर वधू का गृह प्रवेश करवाया। मंदिर में छोटी सी पूजा के बाद मुंह दिखाई की रस्म भी शुरू हुई, लेकिन कमला जी को सास कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने सोचा कि शायद वे कहीं काम में व्यस्त होगी। उनकी नज़रें सास को ढूंढ रही थी। कमला को ससुराल आए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन इसी बीच उसकी सास दिन में 1-2 बार उसके कमरे में आती, 2 मिनट बैठती और फिर चली जाती। चेहरे पर ना कोई हंसी होती, ना ही नई बहू के घर आने की खुशी। ऐसा लगता जैसे उन्हें कमला पसंद ही नहीं। कमला जी सोचने लगी, आखिर बात क्या है। वही सास को एक ही चिंता खाई जा रही थी कि कमाऊ बेटा अब पत्नी की मुट्ठी में चला जाएगा। बेटे की मोटी तनख्वाह पर बहू राज करेगी। सास को अपना सिंहासन हिलता नजर आ रहा था। अगले दिन कमला को सास के कमरे से झगड़े की आवाज़ें आ रही थी। वे किसी जिद पर अड़ी थी। मदन अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल बात क्या थी यह कमला की भी समझ में नहीं आई। यह रूठने मनाने का क्रम कई दिनों तक चला। अंततः एक दिन मदन ने कमला से कहा, देखो, मेरी माँ ने हम दोनों भाइयों को बहुत कष्टों से पाला है। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उन्हें कोई परेशानी हो, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें ही समझौता करना होगा। माँ के कहे अनुसार हर काम करना। मेरी तनख्वाह पर माँ का हक होगा। मैं अपनी तनख्वाह माँ के हाथों में ला कर रखूँगा। जब तक माँ जिंदा है तुम्हारा मेरे वेतन पर कोई अधिकार नहीं होगा। तुम्हारी सभी ज़रूरतें माँ पूरी करेगी। तुम्हें जो चाहिए माँ से मांग लेना। इतना समझौता तो तुम मेरे लिए कर ही सकती हो। जितनी आसानी से मदन जी ने यह बातें कही, कमला ने उतनी ही आसानी से सब मान भी लिया और समझौता कर लिया। अब घर में कमला की सास का ही डंका बजता था। हर महीने मदन जी अपनी तनख्वाह अपनी माँ के हाथों में लाकर रख देते। कोई भी काम करने से पहले माँ की मंजूरी आवश्यक होती। एक पत्नी और बहू के सारे अधिकार छोड़ कमला ने जिंदगी से समझौता कर लिया। मदन जी बहुत खुश थे और माँ भी बहुत खुश थी। कमाऊ बेटा माँ की मुट्ठी में था और बहू उनके कहे अनुसार चलती थी। लेकिन कमला जी उदास रहती थी। मदन जी यह भली भांति समझते थे कि उन्होंने पत्नी को उसके अधिकार से वंचित किया है। यह व्यवहारिक नहीं, लेकिन वह चुप रहते क्योंकि उनकी माँ खुश थी। कुछ समय और बीता। मदन जी के छोटे भाई की शादी हो गई, लेकिन देवरानी चालाक थी। घर में काम बढ़ गया था, लेकिन काम करने वाले हाथ अभी भी 2 ही थे। मदन जी की अपनी 2 संतानें थीं। देवरानी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। उसे अपने पति की मोटी आमदनी का घमंड था। देवर की तनख्वाह अपनी पत्नी की मुट्ठी में देते थे और वह अपनी मर्जी से सब मैनेज करती थी। देवरानी की कटुता देखकर सास की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह विरोध कर सके। सास यह भली भांति जानती थी
कि यदि वह छोटी बहू से कुछ कहेगी तो बेटा तुरंत उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। वह माँ की एक नहीं सुनेगा, इसीलिए वे चुप ही रहती। एक दिन कमला ने कहा, सुनिए, देवर जी से कहिए देवरानी जी को समझाए। बहुत दिन हो गए, कब तक नई नवेली दुल्हन बनकर बैठी रहेगी। घर के कामकाज में थोड़ा हाथ बटा दिया करे। इस बात को लेकर घर में चर्चा हुई, लेकिन छोटे भाई और उसकी पत्नी ने घर में कोहराम मचा दिया। बात घर के बंटवारे तक आ गई। सास आंसू बहाने लगी, मेरे जीते जी बंटवारा नहीं होगा। मदन जी फिर से दुविधा में फंस गए। उन्होंने फिर से कमला जी से कहा, तुम ही समझौता करो, जाने दो। आज तक भी तो तुम अकेले ही काम करती आई हो, वैसे ही आगे भी कर लिया करो। चाहे तो कोई काम वाली रख लो, लेकिन माँ के जीते जी बंटवारा नहीं होगा। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। पति की बात मानकर इस बार भी कमला के हिस्से में समझौता ही आया। सीधी सरल पत्नी को समझौता करने के लिए हर बार मजबूर करना मदन जी को जरा भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन घर में शांति बनी रहे, बुजुर्ग माँ दुखी ना हो, इसीलिए यह कदम उठाना ही पड़ता था। अब बेटा बड़ा हो रहा था, कभी स्कूल की फीस तो कभी किताबें। हर बार कमला जी गृहस्थी की जिम्मेदारियों को संभालती हुई समझौता करती रहती, क्योंकि जॉइंट फैमिली में अधिकतम खर्चे मदन ही करता था। वह बड़ा भाई था, छोटे भाई से मांगना उसे ठीक नहीं लगता था, और छोटा भाई स्वयं से कोई पहल करता भी नहीं था। माँ भी छोटे भाई और उसकी पत्नी पर ही लाड प्यार बरसाती थी, वह भी कुछ नहीं कहती थी। मदन माँ को कष्ट न पहुँचे इसीलिए सब कुछ चुपचाप सह रहा था। लेकिन कमला समझौते की चक्की में पिस रही थी। उसे अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ती थी। उसकी अपनी सारी ज़रूरतें सुहा हो रही थी। वह पहले से अधिक उदास और चुप रहने लगी। समय के साथ माजी नहीं रही। छोटा भाई माजी के गुजरते ही अलग हो गया। मदन के हिस्से में जो कुछ आया उसे लेकर पति पत्नी खुश थे। बेटा बड़ा हुआ, जॉब लगी, फिर उसकी भी धूमधाम से शादी हो गई। रिया दुल्हन बनकर घर आई। वह आधुनिक विचारों की लड़की थी। दिन चढ़े तक सोना, आधुनिक कपड़े पहनना और अगर कमला जी टोकती तो नाराज होकर उल्टा जवाब देना, यही उसके संस्कार थे। कमला जी ने बेटे रजत को समझाने की कोशिश की तो वह पत्नी को समझाने की बजाय अपनी माँ को ही सुनाने लगा। बेटा इतनी जल्दी बदल जाएगा, यह मदन जी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सही भी था। बेटा कम से कम अपनी पत्नी के लिए आवाज़ तो उठा रहा था, जो उन्होंने आज तक कभी नहीं किया था। उन्होंने क्या किया, कमला जी के साथ हमेशा मजबूर करते रहे समझौता करने के लिए, परंतु अब और नहीं। अब मेरी पत्नी कोई समझौता नहीं करेगी। एक नए दिन के साथ मदन जी एक फैसला ले चुके थे। उनके मन का बोझ हल्का हो चुका था। सुबह हो पीछे से आवाज़ आई, यह क्या, इतनी सुबह खुले में बिना शॉल के खड़े हैं, कहीं ठंड लग गई तो? चलिए अंदर, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। कमला जी की मीठी सी डांट से मदन जी मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। दिन चढ़े बेटा बहू नीचे उतरे। कमला जी ने उन्हें भी चाय दे दी। मदन जी बोले, बेटा रजत, मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया, तुम सही कह रहे हो। बहू को हमारे साथ एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, उसे स्पेस चाहिए। तुम ऐसा करो, अपने लिए एक फ्लैट किराए पर ले लो और दोनों वहीं पर शिफ्ट हो जाओ, बहू को समय मिल जाएगा। रजत आश्चर्यचकित होकर बोला, लेकिन पापा, आप तो जानते हैं कि मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं पत्नी के महंगे खर्चे भी सहन कर सकूं और घर खर्च भी उठा सकूं, ऊपर से फ्लैट का किराया, मेरी तो बैंड बच जाएगी। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया, माँ तो हमेशा से ही एडजस्ट करती आई। मैंने बचपन से देखा है, कभी दादी से तो कभी चाची से, तो अब बहू के साथ एडजस्ट करने में उन्हें समस्या क्या है, हम तो उनके अपने हैं। मदन जी बोले, रजत बेटा, जैसे तुम अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हो, वैसे ही मैं भी अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा हूँ। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत देर हो गई। मैंने हमेशा तुम्हारी माँ को दादी चाची के सामने झुकने के लिए मजबूर किया। तुम्हारी माँ ने हंसते हंसते गृहस्थी को बचाने के लिए हर समझौता स्वीकार किया, लेकिन अब और कोई समझौता वह नहीं करेगी। उम्र के इस पड़ाव पर मेरी पत्नी के स्वाभिमान के साथ समझौता मुझे मंजूर नहीं। मदन जी यह कहकर वहाँ से उठकर चले गए। पिता की दो टुक बातें सुनकर रजत चुप रह गया। रिया के नखरे भी रफू चक्कर हो गए। उसे समझ आ चुका था कि अगर इस घर की छत छिन गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वे दोनों मिलकर भी इतने अधिक ऐशो आराम की ज़िंदगी अपने लिए नहीं जुटा पाएंगे। यह तो माँ बाबूजी की मेहनत का फल है, जो इतना बड़ा घर है। बाबूजी की पेंशन जिससे घर खर्च चलता है। रजत की तनख्वाह पर रिया खुलकर ऐश करती। अगर गृहस्थी रजत की सैलरी से चलने लगी तो फिर उसके शौक कैसे पूरे होंगे। पति की बातें सुनकर कमला जी की आंखों की कोर भीग गई। आज सही मायने में मदन जी ने पति होने का धर्म निभाया था।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी, कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिए। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।